शाम के 5 बजे थे। 17 साल की एक लड़की सौजन्या कॉलेज खत्म होने के बाद रोज 4 बजे तक घर लौट जाती थी, लेकिन उस दिन सौजन्या घर नहीं पहुंची, जिस वजह से उसकी मां को चिंता होने लगी। ये बात थी पश्चिम घाट पर स्थित धर्मस्थल इस गांव की, जो कर्नाटक में है। धर्मस्थल इस गांव की पॉपुलेशन भी कुछ ज्यादा नहीं थी, गिन चुन कर 100-200 घर थे। गांव के लिए तो कोई बस नहीं थी, लेकिन घाट से नीचे उतरकर 15 से 20 मिनट तक सौजन्या घर पहुंच जाती थी। लेकिन उस दिन किसी वजह से सौजन्या घर नहीं पहुंची। उसके पिताजी तक घर पहुंचे, लेकिन बेटी नहीं आई। तो माता पिता ने सौजन्या के दोस्तों और रिश्तेदारों के घर फोन करके पता लगाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ आई। उसके कॉलेज के दोस्तों ने बताया था कि सौजन्या घाट में उतरकर नीचे ही घर के तरफ चलते हुए गई। इस बात को साबित सौजन्या के ही एक भाई या मामा ने किया, जब वो खुद उसे घर के रास्ते पर सौजन्या से मिला था। इतना सब कुछ होते हुए भी बेटी कहाँ गई, इस बात से सभी परेशान हो गए। देखते ही देखते पूरा गांव उसे खोजने लग गया। काफी कोशिश करने के बाद भी जब सौजन्या नहीं मिली तो गांव वाले और सौजन्या के माता पिता पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन पुलिस एफआईआर रजिस्टर करना नहीं चाहते थे। लेकिन सभी के दबाव डालने पर उन्होंने ये कहते हुए केस को रजिस्टर किया कि कल शाम तक सौजन्या के लौटने का इंतजार करेंगे और फिर तभी तहकीकात शुरू करेंगे। लेकिन दूसरे दिन सवेरे ही सौजन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर सौजन्या की लाश मिली। रात भर बारिश हो रही थी और हर तरफ कीचड़ फैला था। सौजन्या की बॉडी तो वहां थी, पर उसकी हालत बहुत खराब कंडीशन में थी। उसके प्राइवेट पार्ट में कीचड़ भरा हुआ था। ये सब कुछ और घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर सौजन्या की बॉडी देख गांव वाले सोच में पड़ गए कि रात को जब यहाँ देखा तो कुछ नहीं था, और अचानक कुछ घंटों में ही सौजन्या यहाँ कैसे आई। इसका मतलब था कि रात के कुछ घंटों में ही किसी ने बॉडी को यहाँ लाकर रख दिया था। बॉडी को एक रस्सी से बांधकर रखा गया था। दूसरी बात यह थी कि पास के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दिमाग से बीमार संतोष नाम का एक आदमी था। उसे देखकर लोगों को शक आता है और उसे पकड़कर 4-5 लोग उस आदमी को मारते हुए उसे पुलिस के पास ले गए। और यही वो आदमी है जिसने सौजन्या के साथ अत्याचार किया और उसका मर्डर कर दिया, ऐसा पुलिस को बताने लगे। पुलिस ने भी उस दिमाग से बीमार आदमी संतोष को गिरफ्तार कर लिया और उससे कबूल करवा लिया कि वही वो कल्प्रिट है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये संतोष नाम का दिमाग से बीमार आदमी कौन है और ये यहाँ कैसे और क्या कर रहा है। संतोष कर्नाटक के ही चिकमंगलुर इस गांव का रहने वाला आदमी था। बचपन से ही उसकी दिमागी कंडीशन ठीक नहीं थी। वो अपने घर और गांव को छोड़कर धर्मस्थल के मंदिर का प्रसाद खाकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इधर दूसरी बात ये हुई कि सौजन्या का पोस्टमार्टम बेहद ही डीम लाइट में किया गया, जबकि ये तेज और अच्छी रोशनी में किया जाना चाहिए था और उसकी वीडियोग्राफी भी करनी चाहिए थी। 10 तारीख को लड़की गायब हुई थी और 11 तारीख को उसकी बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम भी अच्छी तरह से नहीं किया गया था और मिले हुए सैंपल फॉरेंसिक में 18 तारीख यानी कि 8 दिन के बाद भेजे गए थे। इसका साफ मतलब ये था कि पुलिस इस तहकीकात को जानबूझकर अवॉइड कर रही है या उसमें देरी कर रही है। संतोष के मामले में भी कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहे थे, लेकिन पुलिस संतोष को ही असली गुनहगार मान रहे थे। तभी एक दिन पुलिस सौजन्या के घर आते हैं और उसकी मां से सौजन्या के अंडरगारमेंट्स मांगते हैं, ये कहते हुए कि ये उनकी तहकीकात के लिए जरूरी है। अब सौजन्या की मां भी वे कपड़े उन्हें दे देती है, लेकिन पुलिस कोर्ट में संतोष की तरफ से मिले हुए सबूत के तौर पर वही कपड़े देती है जो उन्होंने सौजन्या की मां से लिए थे। ये देखकर घर वालों को पुलिस की तहकीकात पर डाउट आता है और यहीं पर उनकी तरफ से सीआईडी की मांग की जाती है। काफी प्रेशर की वजह से सीआईडी अब इस केस को हैंडल करने लगती है। सीआईडी सबसे पहले तो संतोष को पकड़कर लाने वाले उन 5 लोगों से इंक्वायरी करती है। सीआईडी को उन 5 लोगों पर डाउट आता है, लेकिन प्रॉपर सबूत ना मिलने की वजह से सीआईडी संतोष को इस घटना का असली गुनहगार मानते हैं। साल बीत जाता है और केस सीबीआई हैंडल करने लगती है। सीबीआई भी 4 साल तहकीकात करती है और फिर से संतोष के नाम पर ही कल्प्रिट होने का स्टैंप लगा देती है। अब बात करते हैं उन 5 लोगों की। उन 5 लोगों ने इंक्वायरी में ही बताया था कि वे 5 उस घटना के वक्त गांव में ही नहीं थे, लेकिन उस वक्त पुलिस ने उनका मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं किया था। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए कि मैं 2011 की बात कर रहा हूँ।
2011 में संतोष को पकड़ लिया गया था, लेकिन 12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ठीक से तहकीकात नहीं हुई ये कहते हुए संतोष को जेल से रिहा कर दिया। अब ये केस अनसॉल्व ही रह गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही केस था? जी नहीं। पिछले 40 साल में धर्मस्थल इस गांव से पूरे 416 मिसिंग केसेस सामने आए हैं। इनमें करीब 95% लड़कियां और महिलाएं शामिल है जिनकी बॉडी मिली और जिन पर अत्याचार हुए थे। पुलिस फिर से तहकीकात पर लग गई और लग रहा था कि अब ये केस सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जिनकी बॉडी नहीं मिली उनकी रिपोर्ट मिसिंग के तौर पर ही रखी गई। अब बात करते हैं शुरुआत से। साल था 1979। वेदवल्ली नाम की प्रोफेसर गांव के कॉलेज में पढ़ाती थी, लेकिन प्रमोशन के वक्त जाति के पॉलिटिक्स की वजह से उसे कैंसिल करवाया गया। ये देख प्रोफेसर कॉलेज के मैनेजमेंट के खिलाफ कोर्ट में गई। उन्होंने केस भी जीत लिया, लेकिन एक दिन वो खुद के घर के बाथरूम में जली हुई अवस्था में मिली। उनके पति द्वारा की गई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की मांग को भी पूरा नहीं किया गया और ये बात ठंडी हो गई। इसके बाद साल 1986 की हेमलता नाम की लड़की धर्मस्थल की तरफ से चलाए जाने वाले एक कॉलेज में पढ़ रही थी। एक दिन वो कॉलेज गई, लेकिन घर कभी वापस लौट कर नहीं आई। 4 महीनों के बाद सड़ा और गला हुआ मांस का एक स्केलेटन नेत्रावती नदी में मिलता है। हाथ में बंधी हुई घड़ी की तहकीकात पर वो स्केलेटन हेमलता का ही है ये मान लिया गया, लेकिन आगे की तहकीकात में कुछ भी नहीं समझा। फिर से स्टेटस अनसॉल्व। बाद में साल 2003 अनन्या नाम की एक MBBS की स्टूडेंट वो कॉलेज के दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर धर्मस्थल के मंदिर में आई थी। अचानक अनन्या गायब होती है। पूछताछ होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। अनन्या की माँ CBI में ही एक स्टेनो के तौर पर काम करती थी। अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने वो धर्मस्थल आती है, लेकिन पूछताछ में अनन्या की माँ को कुछ लोगों द्वारा मारा पीटा जाता है। जब वो होश में आती है तो खुद को बेंगलोर के एक अस्पताल में पाती है। करीब 1 महीने से वो कोमा में थी। बच्ची मिल जाएगी इस उम्मीद में वो उसे ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर से स्टेटस अनसॉल्व। ये सब सुनकर आपको नहीं लगता कि मैं आपको एक क्राइम सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ? साल 1979 से लेकर 2025 तक पूरे 600 से ज्यादा केस, जिसमें मिसिंग, मर्डर, रेप। लेकिन इसका आगे क्या हुआ? तो कुछ नहीं। किसी जगह से इतने ज्यादा पैमाने पर महिलाओं और लड़कियां मिसिंग होते हुए भी किसी ने भी इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर आता है 2025 का जून 22। बेंगलोर के सतीश देशपांडे और गौड़ा नाम के एक लॉयर ने एक लेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसमें लिखा था कि उनके एक क्लाइंट ने 100 से ज्यादा महिलाओं की बॉडी को दफनाने की बात कही थी और उसने यह सब किसी बाहुबली कहे जाने वाले इंसान के बताए जाने पर एडमिट किया था। उसने ये सब 1995 से 2014 के बीच एक मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते वक्त किया था और जहां जहां बॉडीज को दफनाया वो सारी जगह मुझे पता है ऐसा कहा। लेकिन 2014 में ही मैंने अपने परिवार के साथ धर्मस्थल छोड़ दिया और छिपकर एक जगह पर रहने लगा। लेकिन किए गए अपराध का गिल्ट और रात में नींद न आने की वजह से अब मैं ये सब बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ, ऐसा इस कर्मचारी का कहना है। ये लेटर वायरल हुआ और धर्मस्थल मंदिर का किस्सा सामने आया। उसने प्रूफ के तौर पर मंदिर के परिसर में भेंट दी और स्केलेटन के फोटो निकाल कर रख लिए। 24 जून को उसका लेटर वायरल हुआ और 27 जून को लॉयर की एक टीम बेंगलोर के SP को मिलने पहुंची। केस रजिस्टर करके इसमें आगे की तहकीकात करना ये अगली स्टेप थी, लेकिन SP मिले नहीं। लेकिन 27 जून से मीडिया ने इस घटना के बारे में बोलना शुरू किया। इसमें और एक हफ्ता बीता। आखिर 3 जुलाई को चेहरे पर काला मास्क और काले कपड़े पहने हुए एक आदमी को वकीलों के साथ SP से मिलने उनके ऑफिस में लाया गया। उस आदमी ने जो कुछ कहा था वो सारी बातें कबूल कर ली और 4 तारीख को केस रजिस्टर किया गया। बाद में 11 जुलाई को उस आदमी ने कोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया, मैं किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए सबसे पहले 13 उन जगहों के बारे में बताया जहां पर उसने लाशें दफनाई थी। नेत्रावती नदी के किनारे मैंने कहाँ उन लाशों को दफनाया, ऐसे 13 जगहों के बारे में उसने बताया। लेकिन लोकल पुलिस इसमें कोई मदद नहीं कर रहे थे। इसलिए आखिर 17 जुलाई को एस बालन, ये सीनियर लॉयर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से मिले और इन्होंने SIT स्थापन करने की मांग की। 4 दिन के बाद 19 जुलाई को DIG मोहंती के लीडरशिप में SIT स्थापन की गई।
25 जुलाई को उस आदमी को लेकर फिर से उन 13 साइट पर ले जाया गया और 29 जुलाई को साइट्स पर खुदाई शुरू हुई। पहले 1 से लेकर 5वीं साइट पर खुदाई में कुछ नहीं मिला, लेकिन साइट नंबर 6 में खुदाई में एक इंसानी कंकाल मिला जिसमें कुल 15 हड्डियां थी जो टूटी हुई थी। लेकिन एक्साइटमेंट तब ठंडी हुई जब पता चला कि ये हड्डियां आदमी की थी। फिर आगे साइट 7 से लेकर 10 नंबर की साइट पर खोदा गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। लेकिन आगे 11 नंबर की साइट से आगे से लेकर 100 मीटर तक की खुदाई की, जिसे 11A नाम दिया गया और यहाँ मिला हड्डियों का ढेर। यहाँ पर गांठ बांधी हुई एक साड़ी भी मिली। इस साड़ी को 6 फुट ऊंचे पेड़ पर बांधा गया था। यहाँ पर मिले हड्डियों के ढांचे में 2 इंसान के थे ऐसा बताया गया, लेकिन वे दोनों महिलाओं के थे। इसी जगह पर कुछ नमक के बैग्स भी मिले। 11A साइट में खुदाई का काम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन शक के आधार पर आसपास के एरिया में भी खुदाई शुरू की गई। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने यहाँ मिले हड्डियों और मिट्टी की टेस्ट करवाई। तब पता चला कि हड्डियों और मिट्टी में पॉइजनस चीजें होने की बात पता चली। बाद में 12 नंबर साइट की भी खुदाई हुई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। आगे 13 नंबर की साइट की खुदाई बाकी है और सवाल भी। लेकिन इस सब का क्या मतलब निकला? यही कि धर्मस्थल की मिस्ट्री बढ़ने लगी। यहाँ पहले मंदिर की भीड़ में दर्शन की बात होती थी, लेकिन अब किसने कुछ देखा क्या, किसी को कुछ पता चला क्या, या कुछ मिला क्या, इन सवालों की बातें होती हैं। दर्शन इस शब्द की जगह अब यहाँ बॉडी ये शब्द इस्तेमाल और एक्साइटमेंट में बढ़ रहा है। कोई कहता है कि ये सारा केस बेबुनियाद है, तो कोई कहता है कि इस जंगल में कई रहस्य छुपे हुए हैं। हमने भी इस जंगल में कई बार जानवरों को लाशें खाते हुए देखा है। यहाँ के सफाई कर्मचारियों के मुंह से बॉडी ये शब्द कई बार सुना है। ऐसा बताने वाले लोग भी यहाँ है, लेकिन इन सब में न्याय की अपेक्षा करने वाली भी कई फैमिलीज यहाँ है। हमारी बेटी यहाँ से गायब हुई है और वो वापस नहीं आने वाली, ये पता भी है, लेकिन उसकी हड्डियाँ या कुछ चीजें तो हमें मिलनी चाहिए, ऐसी डिमांड करने वाली माताएं भी यहाँ हैं। अब सारे जिसे उम्मीद से देख रहे हैं वो है सर से लेकर पैर तक जिसने खुद को ढका हुआ है। इस एक आदमी की वजह से ही ये सारी बातें सामने आई है और इसी ने गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए अपनी तरफ से पहल की है। कई सवाल और उनके ना मिले जवाब शायद इसी काले कपड़े में लिपटे हुए इंसान से मिलेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।